नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल चैनल पर डिफेंस फंड को लेकर कुछ ज़्यादा ही कमेंट आ रहे हैं। लोग घबरा रहे हैं, डिफेंस फंड में निवेश किया हुआ है, रिटर्न्स थोड़े से नेगेटिव हमें देखने को मिले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इस समय एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर इस फंड में बने रहना चाहिए? सबसे पहले हम लोग इसी फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे किए गए हैं, बाकी के कमेंट्स भी कुछ मैंने यहाँ रखे हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम डिफेंस फंड के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो डिफेंस फंड में क्या कुछ अभी फिलहाल में चल रहा है उसको समझेंगे और देखेंगे होल्डिंग्स कैसी है, क्या हमें वेट करना चाहिए या फिर अभी निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने भी डिफेंस फंड में निवेश किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो इन सर का भी कमेंट था, हितेश शाह जी का, मोतीलाल इंडिया डिफेंस कैन स्विच और वेट। बाकी और भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स थे स्पेशली इसी फंड के लिए, डिफेंस फंड के लिए। चलिए सीधा डिफेंस फंड पर ही बात करते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, ये फंड अभी एकदम से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है अपने दो कारणों की वजह से। पहले चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि इसमें निवेश बहुत ज़्यादा हुआ था। जैसे ही एनएफओ लॉन्च हुआ था, काफ़ी लोगों ने एकदम से इस फंड में निवेश किया था। अभी फिर से चर्चाओं में है, वो इसलिए है क्योंकि रिटर्न्स नेगेटिव देखने को मिले हैं। देखिए, जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है, कोई भी नया एनएफओ आता है, तो वो 10 रुपये की एनएवी पे हमें मिलता है। 10 रुपये की एनएवी पे निवेश करके आज की डेट में एनएवी देखेंगे तो 8 रुपये कुछ पैसे की हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो पैसा है हमारा काफ़ी वो घट गया है। तो चलिए और डिटेल में समझते हैं फंड के बारे में, ताकि आपको डिसीजन लेने में यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सके। देखिए, थोड़ा सा फंड के बारे में बात करूँ, अगर आप यहाँ देखें कि गवर्नमेंट का कितना फोकस है डिफेंस पर, 2014-15 फाइनेंशियल ईयर में 2.29 लाख करोड़ का यहाँ बजट था डिफेंस का। अगर आप आज की डेट में देखें 2024-25 में, तो ये 6.2 लाख करोड़ का है। यानी कि गवर्नमेंट का तो पूरा फोकस है यहाँ डिफेंस के सेक्टर पर। तो इस तरह की कोई दिक्कत लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता इस फंड से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जिधर होता है वो फंड्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। देखिए, डिफेंस एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं, डिफेंस इंपोर्ट आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट 334% है और डिफेंस इंपोर्ट्स 70% है। देखिए, फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर ऑफ डिफेंस, हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर ऑफ डिफेंस हैं। तो ओवरऑल अगर आप फंड्स को देखें, अगर आप थोड़ा सा आप ज़्यादा डीप में ना जाएं, थोड़ा सा समझें इसको, तो वाकई ये आपको काफ़ी बढ़िया साउंड करेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप रिटर्न्स देखिए, ये इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स है। अगर आप इसके इंडेक्स के रिटर्न्स देखेंगे, अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स देखें, चलिए, एक साल में 206% के रिटर्न, 3 साल में 108.47% के रिटर्न और 5 ईयर में 81% के रिटर्न्स इस इंडेक्स ने जनरेट किए हैं। अब ये भी इसी इंडेक्स को फॉलो करेगा, इसलिए आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों जगह आपका पैसा निवेश किया जाएगा। जैसे कि हमारे कुछ फंड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप होते हैं, वहाँ फंड मैनेजर तीनों जगह डाइवर्सिफाई करते हैं हमारे पैसे को, ठीक उसी तरह इस फंड में भी निवेश किया जाएगा। लेकिन ये एक थीमेटिक फंड है, तो यहाँ मैक्सिमम जो आपका पैसा है वो डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में ही निवेश किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं फंड के बारे में। देखिए, आपने देखा कि इसके जो फंड के रिटर्न्स थे, जो इसके इंडेक्स के रिटर्न्स थे, वो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिले भी हैं। चलिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप होल्डिंग्स की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड में, कोचीन शिपयार्ड में, तो काफ़ी बढ़िया होल्डिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि होल्डिंग्स आपको बहुत हल्की देखने को मिल रही है, पता नहीं कहाँ हमारा पैसा लगाया जो रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी पैसा निवेश करते हैं ना, हमें रिटर्न्स की बड़ी जल्दी रहती है कि मैंने पैसा लगा दिया तो मैं डेली उसको देखूं कि कितना बढ़ा, आज कितना बढ़ा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर रोज़ हमारा इतना पैसा बढ़ने लगेगा तो हम तो बहुत जल्दी करोड़पति से ऊपर निकल जाएंगे। इसलिए पैसा बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा वेट करना है। जब हमने एक थीमेटिक फंड में निवेश किया है, सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि थीमेटिक फंड में निवेश करने का मतलब है कि हमने कम से कम 5 साल के लिए तो पैसे को निवेश किया है। 1 साल 2 साल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया है, कम से कम 5 साल के लिए। अगर हम थीमेटिक में निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल तो हमें वेट करना ही है। अगर हाँ, आने वाले 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, रिटर्न्स नेगेटिव ही जा रहे हैं, तब तो कुछ सोचने वाली बात बनती है। लेकिन जुलाई में ये एनएफओ लॉन्च हुआ था
अभी सितंबर चल रहा है, इतनी जल्दी डिसीजन ले लेना कि पैसे मैं यहाँ से निकाल लूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपने 10 रुपये की एनएवी पे पैसा इन्वेस्ट किया है, आप 8 रुपये कुछ पैसे की एनएवी है अभी देख लेंगे, उस पर पैसा विड्रॉल करेंगे तो बिना बात का आपको लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि पैसा वहाँ आप रखें, फ्यूचर में एनएवी ज़रूर बढ़ेगी, पैसा आपका ज़रूर बढ़ेगा। थोड़ा सा और डिटेल पर बात करते हैं। चलिए देखिए, सेक्टर एलोकेशन आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स में ही सबसे ज़्यादा है, केमिकल्स में है, कम्युनिकेशन में है। बाकी अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखें, देखिए जियांट में 46.61 है, लार्ज कैप में 20.73 है। इसको पूरे को आप लार्ज कैप मान सकते हैं, यानी कि एक काफ़ी बड़ा पोर्शन आपका लार्ज कैप में है। तो लिक्विडिटी को लेकर भी समस्याएं नहीं आती हैं अगर लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा रहता है। बाकी मिड कैप में 23% है और स्मॉल कैप में लगभग 8.86% पैसा आपका रखा गया है। देखिए अगर आप फंड को देखेंगे, इसकी होल्डिंग्स को देखेंगे, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बस ज़रूरत है इस समय थोड़ा सा धैर्य रखने की। जो धैर्य रखेगा रिटर्न्स उसको ही अच्छे मिलेंगे। बहुत जल्दी स्विच कर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा वेट यहाँ करना था, मुझे इतनी जल्दी अपने पैसे को स्विच नहीं करना था। देखिए अगर मैं यहाँ बात कर लूँ अभी एनएवी की, चलिए एनएवी देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न सिंस लॉन्च माइनस हो गए हैं 10.5%। तो रिटर्न्स काफ़ी तेज़ी से हमें यहाँ डाउन देखने को मिले हैं, इसीलिए थोड़ा सा लोग घबरा गए हैं कि पैसा यहाँ बहुत तेज़ी से हमारा यहाँ पर गिरा है। देखिए 1 मंथ में -2.56 है, कैटेगरी एवरेज 4.99 है प्लस में, लेकिन यहाँ रिटर्न्स हमारे गिरे हैं, बिल्कुल रिटर्न्स गिरे हैं। इसीलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल धैर्य बनाकर रखना है, थोड़ा सा हमें लंबे समय तक इस फंड में रुकना है। तो देखिए जो लोग यहाँ से स्विच करने की सोच रहे थे उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी तो देखिए आप ही का डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य दिखाएं, क्योंकि होल्डिंग्स फंड की अच्छी है, डिफेंस सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स आपके नहीं बनेंगे, रिटर्न्स आपके बनेंगे, थोड़ा सा आपको रुकना बस यहाँ पर पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं बाकी के जो कुछ कमेंट्स भी मैंने आज के वीडियो में रखे हुए हैं उन पर बात अब हम कर लेते हैं। चलिए ये शांतनु दास जी का कमेंट है, जय हिंद सर, मेरा नाम शुभ्रा दास है। ठीक है सर, मैं डिफेंस पर्सन हूँ, 15 साल बाद रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और गोल 1.5 करोड़ का है, मंथली एसआईपी 25,000 की है। ठीक है सर, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000, कोटक मिड कैप में भी 4,000 हैं, क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप में भी 4,000 हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 4,000 हैं, पीएसयू में 1,000 है, आदित्य बिरला पीएसयू, और यूटीआई इंडेक्स में 3,000 है। रिटायरमेंट फंड भी लिया हुआ है 2,000 का और कॉन्ट्रा फंड भी लिया हुआ है 1,000 का। काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्होंने अपने लिए बनाने की कोशिश की है। देखिए फंड्स बुरे नहीं हैं, फंड सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग गलती क्या कर देते हैं, पोर्टफोलियो को सही से बैलेंस करने की। थोड़ा सा यहाँ मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। अब दिक्कत क्या दिखाई दे रही है, देखिए 15 साल की ड्यूरेशन के लिए पोर्टफोलियो बनाया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल कैप में एलोकेशन बहुत कम है, जबकि 15 साल की ड्यूरेशन में स्मॉल कैप में एलोकेशन ठीक ठाक होना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा ये चाह रहे हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा रिस्क कम लूँ तो एक अलग बात है, लेकिन 15 साल में मेरे हिसाब से स्मॉल कैप में जो आपका एलोकेशन है वो 5,000 से ऊपर होना चाहिए था। 25,000 की एसआईपी में 5,000 से ऊपर का आपको 5 से 6,000 7,000 तक आप रख लीजिए, इतना स्मॉल कैप में आपको ज़रूर रखना चाहिए था। अभी स्मॉल कैप में जो आपका एलोकेशन है वो केवल एसबीआई स्मॉल कैप में है 2,000 रुपये। बाकी आपने एक पीएसयू भी लिया है 1,000 रुपये, ये भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आपको, रिस्की भी है। बाकी इंडेक्स फंड, रिटायरमेंट फंड भी आपने रखा है, कॉन्ट्रा फंड भी रखा है, लार्ज एंड मिड कैप भी रखा है। मिड कैप आपने 2 रख लिए हैं। देखिए अगर अभी आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको चलाइए। जब भी आप पैसा बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा स्मॉल कैप में एक एसआईपी, कम से कम 2,000 की एक एसआईपी आप और बढ़ा लीजिएगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा पोर्टफोलियो आपका। वैसे जो फंड्स हैं आपके, फंड्स अच्छे हैं, किसी भी कैटेगरी के जो फंड आपने लिए हैं वो बुरे नहीं है, फंड आपने अच्छे रखे हैं। कंटिन्यू चलाइए, अगर स्टार्ट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार जी का कमेंट है, सर हम आज 3rd टाइम आपसे पूछ रहे हैं लेकिन मेरा जवाब नहीं दिए हैं। सर हम एसबीआई के इक्विटी हाइब्रिड, ब्लू चिप, कॉन्ट्रा, बैलेंस्ड एडवांटेज, एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में 1-1 लाख रुपए का और मैग्नम मिड कैप में 50,000 का लमसम किए हैं। बताइए 10 साल बाद वैल्यू क्या होगा। देखिए 10 साल बाद वैल्यू क्या होगा ये कंफर्म कोई नहीं बता पाएगा आपको कि भैया 10 साल बाद आपको ये पैसे मिलेंगे, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, फ्लक्चुएशन रहता है, तो रिटर्न्स फिक्स नहीं है। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है पास्ट के रिटर्न्स को देखकर कि हाँ
परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है फंड की, तो हमें इतने रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं तो कैलकुलेशन काफ़ी कम पर ही करके चलता हूँ। बाकी देखिए, आपने जो लमसम किया है फंड्स ठीक है, लेकिन आपने सारा पैसा एसबीआई में ही निवेश कर दिया है। बस यही एक चीज़ मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता भी हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई के ही सारे फंड्स रिटर्न्स आपको अच्छे देंगे। अगर हम एक ही एएमसी के सभी फंड्स में पैसा निवेश करेंगे तो हमारा दायरा सीमित हो जाएगा, फिर हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, एक एएमसी कंपनी जो फंड मैनेजर होते हैं, एक थोड़ा सा एक थीम रहती है उनकी कि हाँ, इन कंपनियों में ही होल्डिंग्स ज़्यादा रखेंगे। कई बार ऐसा देखने में आया है कि अगर आपने कुछ फंड्स एसबीआई के ले लिए हैं, कुछ आपने एचडीएफसी के ले लिए, कुछ आपने कोटक के ले लिए, टाटा के ले लिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो रिटर्न्स अगर आपने एक ही एएमसी में निवेश किया है उसके मुकाबले उधर आपको रिटर्न्स ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसलिए अभी निवेश कर दिया है तो ठीक है, इसको आप कंटिन्यू रखिए। बाकी जैसे आपने कहा था कि 10 साल बाद वैल्यू क्या रहेगी, इसकी फिक्स नहीं कह सकते। आप इनके जो रिटर्न्स हैं उनको देखकर एक लमसम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हाँ, लगभग इतनी वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। औसत रिटर्न्स 15% से ज़्यादा मानकर मत चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहुत दिनों से आपको मैसेज नहीं किया था, प्लीज़ रिप्लाई सर जी। एसबीआई मैग्नम मिड कैप में मेरी 2000 रुपये पर मंथ की एसआईपी चल रही, क्या इसको स्विच करके कोटक मिड कैप में चला दूँ? नहीं सर, ऐसी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड एक बढ़िया फंड है, आपकी एसआईपी कंटिन्यू है, उसको आप कंटिन्यू रखिए। नया जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी एसआईपी में अब नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस फंड में आपकी एसआईपी कंटिन्यू है, देखिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप में ऐसी कोई रिटर्न्स में गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है अभी जो हमें स्विच करना चाहिए। इसलिए अपनी एसआईपी को आप कंटिन्यू रखिए, लॉन्ग टर्म चलाइए, अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेम फंड में 2 अलग अलग एप्लीकेशन से एसआईपी करें तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उस स्थिति में कुछ ऐसी कोई स्पेशल सिचुएशन बनने वाली कोई बात नहीं है। आप हो सकता है कि 2 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करें, आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं, सवाल यहाँ ये बनता है। आपने किसी एक एप्लीकेशन से निवेश कीजिए, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा उलझाइए मत, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से आप निवेश कीजिए। तो बहुत ज़्यादा उलझाएंगे चीज़ों को कि मैं ऐसे करके देख लूँ, ऐसे करके देख लूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिंपली एक ट्रस्टेबल जो भी आपको एप्लीकेशन लगती है आप उसको डाउनलोड कीजिए, उससे निवेश स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको 2 फंड्स में निवेश करना है तो अलग अलग रखिए। अब एक ही फंड में 2 एसआईपी करने की ज़रूरत नहीं है। एक आप लार्ज कैप रख लीजिए, एक आप मिड कैप रख लीजिए, या फिर एक फ्लेक्सी कैप रख लीजिए। इस तरह से डाइवर्सिफाइड कीजिए, रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर जी, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है और एसबीआई ब्लू चिप फंड है। मैं से मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? अच्छा, इनमें से मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा जिसमें रिटर्न्स अच्छा मिले और रिस्क भी कम हो? देखिए, अगर आपको रिस्क कम लेना है तब तो आप सीधा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को रख लीजिए, क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा निवेश कर दिया जाएगा तो वहाँ रिस्क आपका इन तीनों फंड्स में सबसे कम रहेगा। अगर मैं बात करूँ अच्छे रिटर्न्स की, तब आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप पर जा सकते हैं। पराग परिक फ्लेक्सी कैप ब्लू चिप फंड के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स बनाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर रिटर्न्स आपको ब्लू चिप फंड के मुकाबले ज़्यादा मिलेंगे। तो दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिए। रिटर्न्स अच्छे चाहिए, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप में चले जाइए। रिस्क को घटाना है, रिटर्न्स कम मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए पिक किए थे। उम्मीद करता हूं कि ये सभी जो कमेंट्स थे, इनका जो भी आपको था कन्फ्यूज़न, वो पूरी तरह से दूर हुआ होगा। फिर भी कन्फ्यूज़न हो, दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। जब भी निवेश करें अपने रिस्क टॉलरेंस को देख कर करें। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।